Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. From 9th class physics, unit number 5, gravitation. Today our topic is relationship between law of gravitation and Newton third law of motion. आज का बेटा हमारा टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इंट्रोडक्शन उसका और लॉ कंप्लीट हमने डिस्क्राइब किया था। आज के लेक्चर में कि जो हम लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस लेना है, तज्जिया करना है, किसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना है, न्यूटन के ही मोशन का जो थर्ड लॉ है। 3 लॉज हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के ही हैं वो भी। तो उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना है कि क्या मैच करता है इसमें। अब दोनों को पहले डेफिनेशन कर लें। पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिफ़ाइन करूँगा, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफ़ाइन करूँगा, फिर आपको समझाऊँगा कि ये इंटर रिलेट कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक़ क्या है, कैसे बनता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने कहा था देयर आर 2 masses m1 and m2 having force of attraction which is directly proportional to the product of their masses। m1 और m2 के प्रोडक्ट हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हमने नाम दिया था कशिश की फोर्स। और सेकंड वन हमने अगली बात कही थी, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि उन 2 अजसाम जो m1 m2 हमने स्पेसिफिक किया है उनके दरमियान कितना फासला है, लेट हमने उसे d डिस्टेंस को कहा है। जब उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। यानी कि अगर मैसेस जो हैं आपके ह्यूज होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो उनके दरमियान जो कशिश की कुव्वत है वो भी बढ़ती चली जाएगी। और अगर उनके दरमियान फासला, डिस्टेंस जो है वो गैप ज़्यादा करेंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी, कमज़ोर होती जाएंगी। क्या किस प्रोपोर्शन से कम होंगी कि डी स्क्वायर, कि हमारे पास डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, इजाफा होगा, फासला दूर दूर होंगे ऑब्जेक्ट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। इन्वर्स रिलेशन में है, बिलक्स तनासुब है, और यहाँ पर रास्त तनासुब है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि m1 और m2 जो मैसेज हैं 2, उनका अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए, इनका जवाब अगर बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी। अब बेटा यहाँ पर हमने परसों जो है या लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये क्लियर किया था कि m1 पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, m2 पर भी लगेगी। m1 पर किसकी वजह से लगेगी? m2 की वजह से। और m2 पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी? मैस जो है, ऑब्जेक्ट जो है 1 की वजह से। अब इनकी डायरेक्शन गौर से देखें, मैंने बनाई है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये इस तरफ और ये इस तरफ, दोनों आमने सामने। अब इनकी अगर डायरेक्शन देखें तो दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही हों या फोर्सेस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई हो रही हों, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मैं इधर ठहरा हूँ, अगर मैं किसी और को आपसे ही मुखातिब हूँ तो मेरी फोर्सेस इस तरफ और आप सामने जो बैठा है शख्स उसकी फोर्सेस इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन अगर मैं लेट कर लेता हूँ ईस्ट की जानिब, तो उधर उनकी डायरेक्शन क्या बनेगी? वेस्ट की जानिब। तो दोनों अपोजिट जो हैं उसमें होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये जो फोर्सेस होंगी ये सेम होंगी। यानी इसको हम ये कह सकते हैं F12 यानी F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ applying on object 1, applying on object mass 1 with respect to 2, दो जो मास है m2 दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से लगने वाली फोर्स,
ये इक्वल होगी, क्या होगी, माइनस का साइन लगाएंगे 2 1 के, यानी मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, ये माइनस का साइन जो मैंने लगाया है इंडिकेट करेगा, शो करेगा उनकी अपोजिट डायरेक्शन को, मुखालिफ सिमत को शो कराएगा। तो यहाँ तो एक बात क्लियर हो गई कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ रहे हैं, जो दो अजसाम पर, दो ऑब्जेक्ट्स पर लगेंगी, वो मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। ये यहाँ तक इतना हमें थीम क्लियर हो रहा है इस टॉपिक में, पहले में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि क्या कह रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं, एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स दूसरे की वजह से, दूसरे पर लगने वाली पहले की वजह से, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन जो है ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट करा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब एक बात तो क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पर। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है बेटा, वो क्या कह रहा है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या कह रहे हैं कि हर फोर्स एक्शन का जो एज एन एक्शन काम कर रही है, अमल के तौर पर काम कर रही है, उसका कोई ना कोई रद्द अमल होता है, रिएक्शन होता है। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं। बॉल ले रहा हूँ मैं, बॉल लेकर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे क्या करता हूँ, फेंकता हूँ, ज़ोर से थ्रो करता हूँ, तो जितना मेरा एक्शन होगा उतना ही वो लगाकर ज़मीन उस पर क्या लगाएगी, अर्थ क्या लगाएगी, रिएक्शन देगी। मैं नीचे की जानिब फेंक रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, वो ऊपर की जानिब, अगर मैं आहिस्तगी से करूँगा वो भी रिएक्शन भी स्लो आएगा, उतना ही जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन। और अगर मैं उसे पकड़कर ज़ोर से लगाता हूँ ऐसे नीचे, तो वो ऊपर छत तक जाकर लगेगी। वजह क्या है कि एक्शन ज़्यादा था, अब रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में सेम हैं, अददी कीमत में सेम हैं, उनकी वैल्यूज़ सेम हैं, बट डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट हैं। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है, एक अपवर्ड डायरेक्शन है। तो सेम टू सेम हम इसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो मैग्नीट्यूड में सेम हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या हैं, अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इंटर रिलेट करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, कि यहाँ पर भी वही सेम बात बनती है कि इस पर लगने वाली फोर्स और इस पर लगने वाली फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगी, बराबर होंगी, लेकिन डायरेक्शंस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ये छोटा सा 2 मार्क्स के लिए बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से टॉपिक था। नेक्स्ट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है, लॉन्ग टॉपिक इसमें मैस ऑफ अर्थ, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। इसमें 2 डेफिनेशंस हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा डेफिनेशन में आती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये 3 बातें हैं, इसमें 3 डेफिनेशंस होंगी। तो ग्रेविटेशनल तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से निकल रहा है, कशिश शकल, ज़मीन की खींचाव, पुल, जो तमाम चीज़ों को अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ टूवर्ड्स इट्स सेंटर पुल करती है, उसे ग्रेविटेशन बोलते हैं। फील्ड कहते हैं इलाका को, बाय वर्ड मीनिंग भी किया करें। फील्ड इलाका, रकबा, रीजन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब जहाँ पर, जिस इलाके पर, जिस रकबे पर, जिस रीजन पर ग्रेविटी की फोर्स असरअंदाज होगी, उस फील्ड को, उस रीजन को, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। कैसे? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल के कशिश शकल की जो खिंचाव है अर्थ की वजह से, अर्थ तमाम अजसाम को अपने सेंटर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी जिस्म पर असरअंदाज हो रही है, एक्ट हो रही है। वेयर एज बॉडी इन कॉन्टैक्ट और विद आर नॉट, के लाजमी नहीं है। हाँ, एक और बात भी है कि ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में ही हो अर्थ के साथ, कि तभी उस पर नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको छोड़ भी दे रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट बराह रास्त कॉन्टैक्ट में नहीं है, टच नहीं है अर्थ के साथ, लेकिन फिर भी इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो असरअंदाज होगी और इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे खींचेगी। वही जो फोर्स लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, फील्ड फोर्स। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को दूसरा नाम है उसका फील्ड फोर्स।
और जितने इलाके तक वो असरअंदाज होगी, जितने रीजन तक, जितने एरिया तक वो असरअंदाज होगी, वो एरिया क्या कहलाएगा? एंड द एरिया ऑफ दिस फोर्स, यानी फील्ड फोर्स का जो एरिया है जहाँ तक वो असरअंदाज हो रही है, उस एरिया को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। उसको ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे देंगे। अगर मैं मेरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है, अगर क्लासरूम में ठहरा हूँ, मैं बच्चों को इसकी एग्जांपल यूँ देता हूँ कि अगर मैं क्लासरूम में ठहरा हूँ और मेरा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कह दें, आप लोग ग्रेविटी के लिहाज से बात कर लेते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कह दें, वो एक क्लास की जितनी बाउंड्री होती है वहाँ तक उन बच्चों पर उसका असर हो रहा होता है, वो उसकी फील्ड वो बन रही होती है। सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि एक क्लासरूम की जितनी बाउंड्री है, अगर मैं क्लास में ठहरा हूँ तो मेरी फील्ड वही है और मेरा असर, अट्रैक्टिव फोर्सेस का असर उन्हीं बच्चों पर होगा। रिपल्सिव यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में बच्चों ने जो अटेंटिव होकर बैठना है वो मेरे सामने इस क्लासरूम के बच्चे बाउंड हैं। और अगर यही वसीम, यही टीचर सुबह असेंबली हॉल में स्टेज पर ठहर जाता है तो वहाँ पर पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जितनी वो असेंबली हॉल की बाउंड्री बनती है उस टाइम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहाँ उन सब पर फील्ड जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जितनी फील्ड तक किसी भी बॉडी पर इफेक्ट करेगी, असरअंदाज होगी, उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोल देंगे। अब वो आगे क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो अप और फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, कि अगर हम ज़मीन के मरकज़ से बेटा कहाँ जाते जाएंगे? ऊपर, अवे, दूर होते जाएंगे, बुलंद होते जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम, क्योंकि यहीं इसी टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हम अर्थ को ले रहे हैं, अर्थ है, मैस ऑफ अर्थ एक ऑब्जेक्ट बन गया, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई चेयर है, कोई मिसाइल है, कोई एरोप्लेन है, कोई यहाँ से जो इसके अट्रैक्शन में आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ है, स्पेस में है, यहाँ पर ऊपर चला गया है, तो इसका ये मैस, ग्रेटर मैस है, ये उस पर क्या लगाएगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अर्थ ही हमें पुल क्यों कर रही है? हम भी तो उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ग्रेविटेशनल लॉ तो हमें ये बताता है कि मैस M1 ने भी M2 पर फोर्स लगानी है, M2 ने भी M1 पर फोर्स लगानी है, और हमने भी यही पढ़ा है। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर अर्थ हम पर फोर्स लगा रही है, हम भी उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़, हमारी ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उसमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, हमारे ये चेयर्स हैं, जितनी भी हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, मोस्टली जो है वो अर्थ ही पुल कर रही है। इसकी वजह क्या है बेटा? रीज़न ये है कि अर्थ जो है वेरी ह्यूज, जो है बहुत बड़ा है, मैसिव है। जब मैसिव है, उसका मैस ग्रेटर है, तो उसकी तरफ से लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। जो मेरी तरफ से फोर्स लगेगी अर्थ पर, वो वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ, अर्थ की बनिस्बत बहुत ही कम होगी, बहुत ही वैल्यूज़ में कम होगी, लगेगी ज़रूर, लेकिन जो डोमिनेंसी जिसकी होगी वो किसकी होगी? अर्थ की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की होगी। यही वजह है कि तमाम अज़साम को अर्थ अपनी तरफ पुल कर लेती है। अब जी हम जैसे जैसे कहाँ जाते रहेंगे, मैंने कहा बुलंदी की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस क्या होता जाएगा? इन दोनों का ग्रेटर होता जाएगा। हमने पढ़ा है जैसे जैसे डिस्टेंस ग्रेटर होता जाएगा, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर होती जाएगी, वीक होती जाएगी। जब वीक होती जाएगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर, कमज़ोर, एज वी गो अप और फर्दर अवे फ्रॉम दी अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस इज कॉल्ड, ये को डेफिनेशन है बेटा, थर्ड डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड की ताकत क्या है कि हर मैस पर लगने वाली जो फोर्स होगी, कि कितनी फोर्स लग रही है, 5 न्यूटन है, 10 यूनिट है, 20 न्यूटन है, 1 किलोग्राम मैस पर लगने वाली फोर्स जो है, अगर उसकी वैल्यू होगी वही उसकी स्ट्रेंथ, ताकत कहलाएगी। तो नॉर्मल वो कहता है इसका इन्हसार जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का इन्हसार वैल्यू ऑफ जी पर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर होगा। हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डाउन होती चली जाएगी, तो फील्ड स्ट्रेंथ भी, ताकत भी क्या होती
होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। और अर्थ के करीब, ज़मीन के करीब इसकी वैल्यू कितनी होगी? नियर द अर्थ जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम मास पर जो लगने वाली फोर्स है वो कितनी होगी? 10 न्यूटन होगी, 10 न्यूटन होगी। और जैसे जैसे हम बेटा ऊपर जाएंगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये आज आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे 2, और इनमें 2-3 डेफिनेशंस मैंने क्लियर की। आप लोग इनको प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।